एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आजकल भारतवर्ष में मनुवादियों ने मनुस्मृति को भारत का हर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लागू करवाना चाहते हैं। जब भी सरकारी नौकरियां निकलता है, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट में को एनएफएस डिक्लेयर किया जाता है, यानी नॉट फाउंड सुटेबल। 131 एमपी एनएफएस जब होता है चुप बैठ जाते हैं, क्यों? 150 ओबीसी एमपी एनएफएस के बारे में, नॉट फाउंड सुटेबल के बारे में, ओबीसी का खिलाफ जो बोला जाता है, नीरवता क्यों? नीट एग्जामिनेशन के लिए जब धांधली हुआ, 131 एमपी एससी एसटी का और 150 ओबीसी का एमपी चुप बैठ जाते हैं। हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया है। मनुस्मृति में क्या है, उनका कुछ अंश आज जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। साथियों, आज भारतवर्ष में बीजेपी ये कह रहा था इस बार 400 पार। 400 पार का मतलब ये था 400 पार होते ही भारत में मनुस्मृति लागू किया जाएगा, यानी मनु का शासन और हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन। यही प्रतीक हो रहा है। आज भारत का हर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मनुस्मृति को डालने के लिए मनुवादी का कोशिश जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया में बवाल के बाद और डीयू टीचर एसोसिएशन का आंदोलन के बाद जो लॉ ग्रेजुएट को मनुस्मृति का और मनु कानून पढ़ाने की जो व्यवस्था था, जो प्रस्ताव था, वो फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। मनुवादी का सबसे बड़ा इच्छा है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाया जाए और हिंदुत्व का विचार हर कोई स्टूडेंट का मन में कूट कूट कर भर दिया जाए। ये एक सोची समझी रणनीति है। साथियों, हमारा भारत का संविधान का बलबूते पर 131 एमपी रिजर्व सीट में जाते हैं। ये लोग अपना पार्टी को बचाने के लिए या अपना पद को बचाने के लिए एससी एसटी ओबीसी का खिलाफ जितना भी अन्याय होता है कभी भी मुंह नहीं खोलते। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का एमएलए जब वो एमपी जब वहां होते थे वो मुंह खोलते थे। आजकल चंद्रशेखर रावण आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकसभा में। बाकी 131 रिजर्व सीट का एससी एसटी एमपी वॉइसलेस हो गए हैं। हर कोई सरकारी पद जब निकल रहा है तो इंटरव्यू होने के बाद जनरल सीट को भरा जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी का सीट को खाली छोड़ दिया जा रहा है, यानी वहां लिखा जा रहा है एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल। इतने कैंडिडेट वहां अप्लाई करके भयावह इंटरव्यू फेस करने के बाद भी एससी एसटी ओबीसी लोगों को नौकरी नहीं देकर एनएफएस किया जा रहा है। मतलब ये कुछ दिन के बाद फिर निकलेगा जनरल पोस्ट के लिए। ये एनएफएस का खेल का खिलाफ 131 एमपी जो एससी एसटी होते हैं और 150 ओबीसी एमपी, यानी दोनों को मिला दीजिए तो लगभग 281 एमपी अपना आवाज बुलंद नहीं कर पाते। इसीलिए भारतवर्ष में बहुजन समाज आज इकोनॉमिकली कमजोर है, सोशियली कमजोर है, पॉलिटिकली भी कमजोर है। 1/3 मेजोरिटी से ज्यादा एससी एसटी और ओबीसी एमपी है भारत का पार्लियामेंट में।
यानी 181 एमपी आज होते हुए भी भारतवर्ष में कैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का हक मारा जा रहा है। साथियों, आज हरियाणा में 2024 में हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया गया है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हरियाणा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिलेबस बनाया गया है। वो सिलेबस में, वो कोर्स ऑफ स्टडी में हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता को, जो सिविलाइजेशन को हिंदुत्व सिविलाइजेशन में डालने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और वो किताब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हिंदू सिविलाइजेशन ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन इतिहासकार जॉन मार्शल ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी भी वैदिक सिविलाइजेशन हो नहीं सकता, ऐसे बात बताते हैं ऐतिहासिककार जॉन मार्शल। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट इतिहास को छेड़छाड़ करके हड़प्पा सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज तक वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कोलॉजिकल एविडेंस या प्रत्नतात्विक एविडेंस या कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है लोगों को। आज तक हड़प्पा सिविलाइजेशन का इंस्क्रिप्शन को कोई पढ़ने के लिए भी, भारत का जितने भी मनुवादी पढ़ने के लिए भी योग्य भी विवेचित नहीं हुए। फिर भी कैसे आधार पर हरियाणा में ऐसा इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तैयार किया गया है। आने वाले कल भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ खींचने की ये कोशिश हो रहा है। मनुस्मृति क्यों भारतवर्ष में लागू करना चाहता है मनुवादी? मनुस्मृति भारतवर्ष में स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, प्राइमरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसीलिए डालना चाहता है कि आने वाले 50 साल के बाद लोगों को ये समझ में आए कि भारतवर्ष में मनुस्मृति ही असली कानून है और संविधान जैसा कोई कानून नहीं है। जैसे 100 साल और 200 साल का पहले का बात आप देखिए, भारतवर्ष में आज जो बताया जा रहा है तथाकथित भगवान के बारे में, लोग नहीं जानते थे। SC ST OBC लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन आज ये लोग आंख मूंद कर समझ रहे, मान रहे हैं। इसलिए इतिहास जब 200 साल के बाद खोला जाएगा तो बताया जाएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक वैदिक सिविलाइजेशन है। ये एक सोची समझी रणनीति है। तो साथियों, तो ये मनुस्मृति क्या है? भारत का संविधान में आपको कैसे अधिकार मिलता है? और मनुस्मृति में भारत में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शूद्र समाज, ओबीसी समाज को क्या अधिकार मिलता है, ये थोड़ा जानने के लिए हम कोशिश करना बहुत जरूरी है। साथियों, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 2 में ये लिखा जाता है, स्त्री को अपने बस में रखना चाहिए। मतलब स्त्री का इंडिपेंडेंट के बारे में आजादी देने के लिए मना कर देता है मनुस्मृति। लेकिन भारत का संविधान आर्टिकल 19 के तहत टोटल इंडिपेंडेंट देता है भारतीय महिलाओं को। आर्टिकल 15 के तहत भारतीय नारियों को स्पेशल प्रिविलेजेस और अधिकार देता है। और मनुस्मृति का चैप्टर 9 श्लोक 2 में नारी का आजादी को छीन लेता है, ऐसा बताता है हमारा मनुस्मृति। ऐसे मनुस्मृति को भारत का स्टडी में लाना कितना जायज है, आप थोड़ा ठंडे दिमाग में सोचिए। ऐसे ही चैप्टर 8 श्लोक 417 में क्या कहता है? चैप्टर 18 श्लोक 417 में क्या कहता है? शूद्र का
अपना कोई धन नहीं होता है। ब्राह्मण उसका धन को छीन के ले जाना चाहिए, यानी इकोनॉमिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत भारत का संविधान आपको अपना प्रोफेशन चलाने की, अपना बिजनेस चलाने की अधिकार देता है, लेकिन मनुष्य संहिता का चैप्टर 18 श्लोक 417 में कोई भी शूद्र को, यानी SC ST OBC को धन रखने की कोई अधिकार नहीं है। जब आप मेहनत करके धन भी रख लेते हैं, कमा लेते हैं, तो वो धन को जबरन छीन के ले जाएगा ब्राह्मण। ऐसे ही चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 418 क्या बताता है? राजा वैश्य और शूद्र को कंट्रोल में रखना चाहिए, इन लोगों को इंडिपेंडेंट देना नहीं चाहिए, सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए। यानी आपका मनुष्य संहिता का श्लोक नंबर 418 ये कहता है कि जितने भी वैश्य है और शूद्र है, जो आजकल वैश्य वाले खुद को हायर कास्ट कहते हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। शूद्र तो SC ST OBC और वैश्य है, इन लोगों को राजा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। उनका कोई इंडिपेंडेंस ही रहना नहीं चाहिए, जैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट, सोशल इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण को ही भारतवर्ष में इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए, ऐसा कहता है। लेकिन भारत का संविधान आर्टिकल 19 सबको आजादी देता है, आर्टिकल 16 सबको अपॉर्चुनिटी देता है, आर्टिकल 14 सबको समानता अधिकार देता है। लेकिन मनुष्य संहिता का 418 श्लोक चैप्टर 18 में वैश्य और शूद्र को इंडिपेंडेंट नहीं देता है। ऐसे कानून को फिर भारत का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का मतलब क्या है? भारत का बहुजन समाज को थोड़ा शांत दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मनुष्य संहिता का श्लोक का नंबर 380 चैप्टर 18 क्या कहता है? सब प्रकार पाप करने से भी ब्राह्मण को कोई सजा होना नहीं चाहिए। यानी ब्राह्मण जितना भी क्राइम कर लेना क्यों, उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगा। राजा उन्हें दंड देने की अधिकार नहीं। वो मर्डर भी कर दे, रेप भी कर दे, कोई भी क्राइम करे तो ब्राह्मण को राजा दंड दे नहीं सकता। लेकिन भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता है। जब कोई भी क्राइम करता है तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसलिए भारत का संविधान के तहत न्यायपालिका में दोषी को भी एडवोकेट दिया जाता है और एक तरफा सुनवाई नहीं होता, और एक तरफा सुनवाई नहीं होता। पिटिशनर और डिफेंडेंट दोनों को चांस मिलता है, मौका मिलता है। उसके बाद एविडेंस को देखा जाता है। जब एविडेंस आ जाता है तब सजा मिलता है, एक तरफा का भी सजा नहीं होता। लेकिन मनुष्य संहिता एक कम्युनिटी को बुलेट प्रूफ की तरह प्रोटेक्शन दे रहा है और बाकी तमाम कम्युनिटी को, SC ST OBC, माइनॉरिटी, वैश्य और क्षत्रियों को सजा दिलाता है। तो वह ऐसा कानून जब दोबारा भारतवर्ष में लागू होगा या हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा, देश में समरसता खत्म होने का चांस ज्यादा आने की संभावना बढ़ता है। ऐसे ही मनुष्य संहिता का श्लोक नंबर 381 क्या कहता है? ब्राह्मण का वध से बढ़कर और कोई दुनिया में बड़ा पाप नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को वध कर नहीं सकता। ब्राह्मण को वध करना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, वो ब्रह्महत्या पाप लगता है। इसीलिए यहां भी ब्राह्मण को प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटी एंड OBC, वैश्य और क्षत्रियों को
ऐसा सुविधा मनुष्य संहिता में नहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। ये कानून एक अनइक्वालिटी पैदा करने वाला कानून है। ऐसे ही मनुष्य संहिता का श्लोक नंबर 77 क्या कहता है? जब ब्राह्मणी का साथ वैश्य या क्षत्रिय सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो उन्हें सजा दे देना चाहिए, उन्हें सजा मिलना चाहिए, मृत्यु दंड तक मिलना चाहिए। लेकिन जब ब्राह्मण 378 कहता है, जब ब्राह्मण यदि ब्राह्मणी का साथ सेक्सुअल रिलेशन जबरदस्ती करता है तो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। एक तरफ ब्राह्मण लड़ी को यहां प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्षत्रिय और वैश्यों को भी यहां पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन जब ब्राह्मण जबरन जो मैथुन करता है यानी सेक्सुअल रिलेशन रखता है जबरदस्त फोर्सिबली, तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगा। ऐसे कानून हम कैसे पालन करेंगे? जब ऐसे कानून भारत का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा, इसका मतलब आप समझ जाइए ये देश के लिए कितना खतरनाक है। तो दूसरी तरफ भारत का संविधान आपको ऐसे करने के लिए इजाजत नहीं देता। जो भी होना क्यों, कोई भी औरत को उनका इच्छा का विरुद्ध शारीरिक संपर्क रखने से वो रेप श्रेणी में आता है और पनिशमेंट सबको मिलता है। तो भारत में भारत का संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है। आज भारत के संविधान में बैठे हुए 131 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्व कैटेगरी का एमपी चुपचाप क्यों बैठ गए हैं? 150 ओबीसी एमपी चुपचाप क्यों बैठे हैं? आए दिन अनुसूचित जाति और बहुजनों का अधिकार को छीन के लिया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, जुडिशियरी में, सरकारी नौकरियों में एनएफएस किया जा रहा है। ये एनएफएस आने वाला कल पूरा भारतवर्ष में मनुवादियों का कब्जा हो जाएगा हर संस्थाओं में, और बहुजन समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। ये धीरे धीरे 100 साल का अंदर भारतवर्ष में मनुष्य संहिता को लागू करने के लिए कोशिश चल रहा है। साथियों, आप लोग समझिए, क्या बहुजन समाज ऐसे ही जलील का जिंदगी जीने के लिए मनुवादियों का हाथों का खिलौना बन के रह जाएगा, या पढ़ लिख कर अपना हक और अधिकार को संवैधानिक प्रक्रिया से मांगेगा? आज पॉलिटिकली, सोशियली एंड इकोनॉमिकली बहुजन समाज कमजोर हो चुका है। बहुजन समाज का पास कोई भी साधन बचा नहीं है ताकि आने वाले जनरेशन को सुख और समृद्धि दे सके। सिर्फ भारत का संविधान ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इनको सही से इस्तेमाल करना बहुजन समाज को जानना चाहिए, और जो वोट देने की ताकत है उनको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आने वाला कल धीरे धीरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तन कर देंगे, और इस राष्ट्र में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी शूद्र समाज को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन को कैसे खा रहे सवर्ण लोग, एनएफएस लगाकर, यानी नॉट फाउंड सुटेबल करके। हम सबको जागना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं भजसब पीपुल, भजसब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए
और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।